गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास में आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर का जीएसटी पढ़ रहे थे। उसमें हम चैप्टर सेकंड सप्लाई अंडर जीएसटी को पढ़ रहे थे। उसमें शेड्यूल 1 या स्केड्यूल 1 आप पढ़ रहे थे। आपने पेज नंबर 34 तक पढ़ लिया था। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे शेड्यूल 1 को पेज नंबर 35 से। प्रिंसिपल एजेंट पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, इसे भी समझ लें। पहले समझ लेते हैं रफली, फिर रीड कर लेंगे। जीएसटी में प्रिंसिपल और एजेंट तो आप समझते ही हैं, लास्ट क्लास में और पहले भी आपको कई बार क्लासेस में बताया गया है। अब हम दोबारा इसको समझ लेते हैं। आपने जब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्यों दी गई थी जीएसटी में? आपने पढ़ा था कि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन इसलिए दी गई है कि अगर रिलेटेड पर्सन आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, भले ही वो फ्री में कर रहे हैं। शेड्यूल 1 आप पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 इसी बात पर है जीएसटी में कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी सप्लाई आप फ्री में भी कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी देना होगा, राइट? आप यही पढ़ रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि अगर रिलेटेड पर्सन है, आपने पढ़ा था रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कि अगर आप रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल होते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा, भले आप फ्री में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो शेड्यूल 1 का जो पैरा 3 है, शेड्यूल 1 में फर्स्ट पैरा ये था कि अगर आपने कोई एसेट परमानेंट ट्रांसफ़र करी है जिस पे आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है तो आपको उस पर जीएसटी देना होगा। ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट पॉइंट पैरा 1 शेड्यूल फर्स्ट का पैरा 1 कि अगर कोई बिजनेस के एसेट है जिस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले चुके हैं और आप उसे परमानेंट बेसिस पे किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना होगा, भले आप फ्री में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब भी। पैसे लेके ट्रांसफ़र करेंगे तब तो शेड्यूल 1 लगेगा ही नहीं। शेड्यूल 1 लगेगा तब जब आप फ्री में विदाउट कंसिडरेशन कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट था कि जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको साल भर में एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से रुपीज़ का ज़्यादा का गिफ्ट देता है तो फिर जो एम्प्लॉयर है उसे जीएसटी पे करना होगा। अगर एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में ₹50,000 से ज़्यादा का कोई गिफ्ट देता है आपका एम्प्लॉयर तो उसे जीएसटी देना होगा केवल गिफ्ट पर। अगर वो सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो किया था कि इतनी जॉब, अगर आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना कमीशन मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, एक्सेट्रा, तो उस पर तो नहीं लगेगा जीएसटी। जो एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट वो आपको कर रहा है, कोई परक्यूजिट दे रहा है, कोई फैसिलिटी दे रहा है, रहने को घर दे रहा है, आने जाने के लिए कार दे रहा है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है क्योंकि वो तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर के अकॉर्डिंग वो आपको जॉब के सर्विसेज के अकॉर्डिंग वो दे रहा है फैसिलिटी। पर गिफ्ट के लिए कोई एग्रीमेंट थोड़ी होता है, गिफ्ट तो वॉलंटरी दिया जाता है विदाउट एग्रीमेंट। तो अगर जीएसटी उन्होंने लिखा कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है जहाँ पर और आपका एम्प्लॉयर अगर आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहा है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में तो फिर उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। नेक्स्ट थर्ड पैरा आप पढ़ने जा रहे हैं आप, प्रिंसिपल और एजेंट। अगर आपके बीच प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है तो प्रिंसिपल और एजेंट को जीएसटी में अलग अलग माना जाता है। और जब प्रिंसिपल एजेंट को कोई सप्लाई करेगा सामान या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा सामान तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा, भले ही आप कोई कंसेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप फ्री में सप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को तब भी जीएसटी लगेगा। एजेंट दो तरीके का हो सकता है, बताया था लास्ट क्लास में। एक होता है बाइंग एजेंट और एक होता है सेलिंग एजेंट। दो तरीके का हो सकता है एजेंट। बाइंग एजेंट मतलब पहले वो आपसे लेगा सामान और फिर आगे कस्टमर को बेचेगा, तो ऐसे एजेंट को बोलते हैं बाइंग एजेंट, क्योंकि पहले वो आपसे ले रहा है फिर आगे बेच रहा है। सेलिंग एजेंट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, कि वो खुद पहले किसी से लेके आएगा सामान और फिर आपको सप्लाई करेगा, तो ऐसे एजेंट को बोलेंगे सेलिंग एजेंट। एजेंट भी दो तरीके का हो सकता है, बाइंग एजेंट और सेलिंग एजेंट। बाइंग एजेंट मतलब जो पहले आपसे लेगा सामान और आगे कस्टमर को डिलीवर करेगा। सेलिंग एजेंट जो आपके बिहाफ पर किसी से लेगा सामान और फिर आपको डिलीवर करेगा। तो प्रिंसिपल एजेंट अगर आपस में भी एक दूसरे को गुड्स सप्लाई करते हैं, एजेंट तो आप समझते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करता है, आपके प्रोडक्ट बेचता है और आप उसे या तो फिक्स सैलरी भी दे सकते हैं या कमीशन बेसिस होता है, जनरली फिक्स परसेंट से आप कमीशन उसे देते हैं जो भी डिसाइड हुआ है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर एजेंट को पहचानेंगे कैसे, कब कहा जाएगा कि अगला बंदा हमारा एजेंट है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज टी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, मिस्टर एक्स को इसने एजेंट अपॉइंट किया। मिस्टर एक्स से बोला कि हम आपको हर महीने सामान भेजेंगे, फिर आप आगे कस्टमर को बेचना और हम आपको जितनी भी सेल होगी उसका 5% यानी 5% क्या देंगे, कमीशन देंगे। ये एग्रीमेंट हो गया इनके बीच में, ठीक है।
पहले अब टी से सामान यहाँ जाएगा एक्स के पास में, राइट, और एक्स अपने गोडाउन में स्टोर करेगा या शॉप में स्टोर करेगा, जहाँ पे भी जगह है प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर वहाँ से कस्टमर को बेचेगा और सेल का 5% बिल बना के इसको दे देगा। हर महीने ये सेल जितनी भी सेल होगी टी लिमिटेड 5% कमीशन देगा एक्स को। अब जब आप एक्स के पास सपोज कोई खरीदने जाएगा तो एक्स बिल जनरेट करेगा, एक कस्टमर जब एक्स से सामान खरीदेंगे बिल जनरेट होगा, राइट। अब बिल जब जनरेट कर रहा है एक्स, तो ये क्या कर रहा है, टी के नाम ही लिख रहा है, टी के नाम से इनवॉइस बना रहा है टी लिमिटेड, यानी जो इनवॉइस का बिल जो दे रहा है ये टी के नाम से दे रहा है बिल कस्टमर को, यानी उस इनवॉइस में कहीं पे भी इस एजेंट का नाम नहीं है, कहीं पे भी एजेंट का नाम नहीं है, बस ऑथराइज सिग्नेटरी जब होता है तो ये अपने साइन कर देता है नीचे, वो तो कोई भी कर सकता है। ऑथराइज सिग्नेटरी तो कंपनी बिल पे किसी भी एम्प्लॉय को ऑथराइज कर सकती है कि बिल जनरेट करके वो उस कंपनी के बिहाफ पे वहाँ साइन कर सकता है, राइट। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये एजेंट माना जाएगा, क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर है क्या ये एजेंट होगा, नहीं, ये एजेंट नहीं होगा। जीएसटी वालों ने बोला कि अगर जीएसटी वालों ने क्या बोला है, तो कॉमन सेंस है, अगर बिल आपके नाम से इशू किया जा रहा है कस्टमर को, तो इसका मतलब ये जो मिस्टर एक्स का बिजनेस करने की जगह ये टी की ही बिजनेस प्लेस है, यानी टी ने यहाँ पे कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करा है, कोई ब्रांच खोल ली है, कोई शोरूम खोल लिया है, कंपनियाँ ब्रांच तो खोलती हैं, तो ब्रांच खोलना कोई एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन में थोड़ी आएगा, तो ये आपका एजेंट नहीं माना जाएगा, माना जाएगा ये आपका खुद का ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, ब्रांच है। और फिर जब आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, क्वेश्चन उठता है कि अब क्या जीएसटी लगेगा सर, जब टी से सपोज 10 लाख का सामान टी के गोडाउन से निकलेगा और यहाँ पे जाएगा इस एक्स के प्लेस पे, अब ये एक्स जो है ये एजेंट तो नहीं है, एजेंट कब माना जाएगा, जब वो अपने नाम से बिल देगा, यहाँ तो वो आपके नाम से बिल इशू कर रहा है, तो फिर ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा टी लिमिटेड ने कोई ब्रांच यहाँ पे खोली है, कोई स्पेस यहाँ पे लिया है, कुछ भी आप मान सकते हैं। एक्स को केवल ऑथराइज किया है देख रेख करने के लिए, सुपरवाइजर अपॉइंट किया है यहाँ पर, क्योंकि ये टी के नाम से बिल इशू कर रहा है, ठीक है। तो 10 लाख का सामान जब यहाँ से यहाँ जाएगा सर, तो क्या जीएसटी लगेगा, पढ़िए आप, याद आ रहा है कुछ आपने पढ़ा था सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जीएसटी में। सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है जीएसटी में, कि अगर आप अपनी कोई ब्रांच खोलते हैं, कोई ऑफिस खोलते हैं, अगर विद इन स्टेट खोलते हैं, तब तो एक ही जीएसटी नंबर लेना होगा, तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपस में एक दूसरे को जब आप सामान भेजेंगे, आपकी ब्रांचेज हेड ऑफिस आपस में एक दूसरे को भेजेंगे, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर ये दूसरे स्टेट में है तो ऑब्वियसली इसका जो जीएसटी नंबर है वो सेपरेट होगा, तब तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा, भले आप अपनी ब्रांच को, अपने हेड ऑफिस को सामान भेज रहे हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्स दूसरा सिचुएशन, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, अपने नाम से बिल देता है, जनरली ऐसा ही होता है। अब एलजी का आरओ लेने जाते हैं, टीवी लेते हैं, सोनी का टीवी लेते हैं किसी डीलर के यहाँ, तो ऊपर तो उसका ही एड्रेस होता है डीलर का, वो डिस्क्रिप्शन में लिख देता है कि आपने सोनी का टीवी खरीदा है, क्या मॉडल नंबर है, क्या रेट है और क्या अमाउंट वो आप पे करेंगे एक्सेट्रा। बिल वो डीलर अपने नाम से ही बनाता है, राइट, सोनी कंपनी के नाम से थोड़ी बना के देता है। तो जब अपने नाम से बिल बना रहा है कोई पर्सन, तो माना जाएगा वो एजेंट की डेफिनेशन में कवर्ड है, यानी आप जो है सोनी कंपनी के एजेंट हैं, क्योंकि आप अपने नाम से बिल बना के कस्टमर को इशू कर रहे हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिख देते हैं कि टीवी सोनी का खरीदा है, रेट ये है, मॉडल नंबर ये है एक्सेट्रा, पर आप सोनी कंपनी के नाम से बिल थोड़ी दे रहे हैं, इनवॉइस पे तो आपकी ही डिटेल है ऊपर, तो माना जाएगा सोनी और आपके बीच में, सोनी कंपनी और आपके बीच में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है। और जब सोनी कंपनी आपको टीवी भेजेगी बेचने के लिए, तो सोनी कंपनी को क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा, भले फ्री में भेजे जा रहे हों तब भी। जैसे सोनी इंडिया लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को अपना एजेंट अपॉइंट किया, इसका शोरूम है, ठीक है। सोनी ने अपने गोडाउन से इसको सपोज 1 करोड़ के टीवी भेजे, इसे तो भेजना ही बोलेंगे अभी, सोनी बेचेंगे, फिर मिस्टर एक्स के शोरूम से टीवी कस्टमर को बिकेंगे, राइट। अब जीएसटी वाले इससे क्या मानेंगे, जीएस सप्लाई मानेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा जहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। और एजेंट कब माना जाएगा, जब अपने नाम से बिल देगा, आपके नाम से देगा, तब तो ये आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, फिर तो आपकी कोई ब्रांच हो गया, कोई स्पेस हो गया, गोडाउन हो गया, तो फिर तो आपका ही हो गया ये। पर ये आपके नाम से बिल नहीं दे रहा है, मिस्टर एक्स अपने नाम से बिल जनरेट करके कस्टमर को दे रहा है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में वो लिख देता है कि सोनी का टीवी खरीदा है, मॉडल नंबर है, अमाउंट है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब जब सोनी कंपनी अपनी गोडाउन से यहाँ से टीवी भेजेगी इसको, तो इसे सप्लाई माना जाएगा, एज पर शेड्यूल 1 आप पढ़ रहे हैं, फ्री में भेज रहे हैं, तब इसे सप्लाई माना जाएगा। और इस 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा। 1 करोड़ की टीवी है, सपोज जीएसटी के लिए 10% है, अज्यूम कर रहे हैं, तो 0.1 करोड़, टोटल वैल्यू हो गई 1.1 करोड़, राइट।
अब ये टीवी यहाँ से कस्टमर को जब बेचेगा एक्स, तो एक्स भी क्या देगा, जीएसटी देगा, सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। तो अब 1 करोड़ की जो वैल्यू है, 1 करोड़ की टीवी है ये, राइट। अब दोबारा जीएसटी लगेगा, बिल्कुल दोबारा जीएसटी लगेगा, ठीक है। देखिए 10% वही 0.1 करोड़ आएगा, क्योंकि वैल्यू तो 1 करोड़ ही है ना टीवी की, तो 1.1 करोड़। पर सर अब तो डबल टैक्सेशन हो गया। अब पहले सोनी कंपनी ने भी टीवी भेजते समय जीएसटी दिया जीएसटी डिपार्टमेंट को, 1 करोड़ का 10% 10 लाख, यानी 0.1 करोड़ यानी 10 लाख। और जब एक्स ने कस्टमर को टीवी बेचे तो उसने भी जीएसटी गवर्नमेंट से, कस्टमर से कलेक्ट करके वो भी गवर्नमेंट को देगा। पर नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि आप पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं जीएसटी में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। तो जो एक्स ने, जब सोनी कंपनी ने इसे सप्लाई किया तो इसे सेल माना गया, सप्लाई माना गया, तो ये माना जाएगा एक्स ने खरीदने पे जीएसटी का अमाउंट पे किया। ये तो सेल कर रहा है, परचेज कौन कर रहा है, ये एजेंट, राइट। इसके लिए तो परचेज हो गई। परचेज करने पे जो जीएसटी पे करके आया ये, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, राइट। आप पढ़ चुके हैं, परचेज करने पर जो आप जीएसटी पे करते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। और जो बेचने पे आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है। तो आउटपुट टैक्स है आपका 10 लाख, और आप ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं 10 लाख खरीदने पे। तो देखिए आउटपुट माइनस इनपुट, यही फॉर्मूला है जीएसटी का। आउटपुट टैक्स जो कस्टमर से बेचने पे कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स हुआ, और जो खरीदने पे दे के आया वो इनपुट टैक्स हुआ। आउटपुट माइनस इनपुट 0, आपको कोई जीएसटी नहीं देना, एक्स को कोई जीएसटी नहीं देना। हाँ, सोनी कंपनी को देना होगा। सोनी कंपनी ने 1 करोड़ रुपये माना जा रहा है सप्लाई किया, तो 10 लाख, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि सोनी कंपनी के पास तो इनपुट टैक्स है नहीं, वो तो आपको सप्लाई कर रही है, सेलर है ये। तो माना जाएगा उसने आपसे 10 लाख रुपए कलेक्ट किए, भले कलेक्ट नहीं किए, ये फ्री में दिए थे टीवी, पर जीएसटी वाले अज्यूम करेंगे कि आपने कंसेशन दे के ही दिया होगा। और फ्री में भी अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा, और ये 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने होंगे। और देखिए क्रॉस चेक होना चाहिए, जो फाइनली कस्टमर से जितने रुपये कलेक्ट किए और गवर्नमेंट को जितने रुपए टैक्स के नाम से पहुँचे वो मैच होनी चाहिए। देखिए मैच हो रहा है, सोनी ने 10 लाख रुपये जीएसटी के नाम से गवर्नमेंट को दिए, और कलेक्ट भी कितने किए थे पब्लिक से, 10 लाख रुपए कस्टमर से एक्स ने कलेक्ट किए थे जीएसटी के नाम से। एक्स ने तो कुछ नहीं दिया जीएसटी को, कि इनपुट टैक्स, आउटपुट माइनस इनपुट तो 0 हो गई एक्स की लायबिलिटी, पर सोनी कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए पे कर दिए जीएसटी के नाम से। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। LG कंपनी है जिसके टीवी RO आते हैं। आपने LG की डीलरशिप ले ली, एक्सक्लूसिव डीलरशिप ली, एजेंट हैं, एजेंट बोले डीलरशिप ले लें, ठीक है। LG आपको हर महीने अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी, फिर आप अपने शोरूम पे उसे डिस्प्ले करेंगे और कस्टमर को बेचेंगे। LG ने आपको 10 करोड़ के टीवी दिए इस महीने, तो अभी आप यही पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, और आप डीलर है, अपने नाम से बिल बना के देंगे, LG के नाम से बिल बना के नहीं देंगे। आप जब कस्टमर को बिल देंगे तो हाँ, उस पर लिख देंगे कि LG का कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, क्या मॉडल नंबर है, क्या अमाउंट है, एक्सेट्रा। पर ऊपर जो हेडिंग आएगी वो आपका ही नाम, मान लीजिए आपका जो बिज़नेस का नाम है वो है राम एंड सन्स लिमिटेड, तो ऊपर हेडिंग आएगी राम एंड सन्स लिमिटेड, और एड्रेस, और बिल में आप देखते हैं बिल में इस तरह की डिटेल होती है, ठीक है। आप LG के नाम से बिल नहीं दे रहे, ओके। पहले हम LG की बात करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा था कि अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है तो उसे जीएसटी देना होगा, भले ही फ्री में दे रहा है। भले ही 10 करोड़ रुपये आपसे अभी नहीं आएंगे, 10 करोड़ रुपये कब आएंगे, जब टीवी बिकेंगे, एक्चुअल में कस्टमर से पैसा कलेक्ट होगा, फिर आप अपना कमीशन काट के बाकी पैसा LG कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली मार्केट में। पर जीएसटी वाले तो अभी लेंगे जीएसटी, वो तो अज्यूम करेंगे कि जो LG ने जब आपको प्रोडक्ट दिए तो इसे सप्लाई मानेंगे वो, ठीक है, मान लिया सप्लाई, फ्री में दे रहे हैं तब भी। 10 करोड़ पे सपोज जीएसटी के लिए 10% है तो 1 करोड़ आएगा, राइट। तो 11 करोड़ हो गया प्राइस। अब ये जो LG ने सप्लाई किया है, सेलर कौन है यहाँ पे, LG। तो पहले हम LG की बात कर रहे हैं। LG गवर्नमेंट को टैक्स देगा यहाँ पर। आउटपुट टैक्स जो उसने आपसे कलेक्ट किया 1 करोड़, वैसे कलेक्ट नहीं किया है, पर मान रहे टैक्स वाले की कलेक्ट हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट आपस में भी एक दूसरे को देंगे तो जीएसटी चार्ज होगा। तो आउटपुट टैक्स हुआ 1 करोड़, राइट। इनपुट टैक्स तो है ही नहीं LG के पास, सपोज 0, तो पूरा 1 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को जमा हो गया जीएसटी के नाम से। अब आपकी बात करते हैं, आपने ये टीवी आगे बेचे, 10 करोड़ के कस्टमर को बेचे, ठीक है, आपके लिए सेल हुई। अब डीलर आपके अपने नाम से बिल बना रहे हैं, LG के नाम से बिल नहीं बना रहे, प्लस वही 10% आप ही जीएसटी लेंगे सेल पर, 11 करोड़ रुपये।
अब आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया ये आउटपुट टैक्स हुआ बेचते समय, और ख़रीदने पे जो दे के आए थे वो इनपुट टैक्स, भले दे के नहीं आए थे पर अज्यूम किया था ना जीएसटी वालों ने कि आप सप्लाई माना जाएगा। एलजी कंपनी ने तो गवर्नमेंट को जमा कराया, तो ये आपके लिए इनपुट टैक्स हुआ क्योंकि आप पे करके आए हैं 1 करोड़, आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 0। सिंपल समझ में आ रहा होगा। बार बार ये डबल टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि आप जो खरीदने पे दे के आ रहे हैं उसको आउटपुट टैक्स में से घटा रहे हैं टैक्स वाले, और गवर्नमेंट के पास तो एक बार ही पहुंच रहा है ना टैक्स, और जो एंड कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग क्लास से कि जितना टैक्स आप एंड कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के पास कुल मिला के उस प्रोडक्ट पे उतना ही टैक्स पहुँचना चाहिए, ना तो उससे कम पहुँचना चाहिए ना उससे ज़्यादा पहुंचना चाहिए। तो एलजी कंपनी ने पहले इस प्रोडक्ट पे 1 करोड़ दे दिए थे गवर्नमेंट को, और आपने कस्टमर से भी 1 करोड़ ही कलेक्ट किए एंड कंज्यूमर से, तो ये मैच होना चाहिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है तो भले ही आप फ्री में भी एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी देना होगा। अब एजेंट माना कब जाएगा? जब वो अपने नाम से बिल देगा, ओन नेम, राइट, तभी उसे एजेंट मानेंगे। अगर आप अपने नाम से बिल नहीं दे रहा, वो आपके नाम से बिल दे रहा है, तो इट मीन्स वो एजेंट नहीं है, फिर तो वो ब्रांच ऑफिस है आपका। आपने कोई ब्रांच खोली है, आपने कोई शोरूम खोला है अपने नाम से, तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल अप्लाई तभी होगा, यानी एजेंट की डेफिनेशन में आप तभी कवर्ड होंगे जब आप बिल अपने नाम से दे रहे हो कस्टमर को, ना कि उस प्रोडक्ट की कंपनी के नाम से बिल आप दे रहे हो। अब हम रीड कर लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट को सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री में दे रहे हैं। आप पैसे लेके देंगे तब तो वैसे लगेगा जीएसटी, बात हो रही है शेड्यूल 1 में, फ्री में आप दे रहे हैं एक दूसरे को। वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जब एजेंट आपके बिहाफ पे बेचेगा इनको, इज कंसिडर एज ए सप्लाई, से सप्लाई माना जाएगा। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करा, तो ये कौन सा एजेंट हुआ? बाइंग एजेंट, बताया था ना, बाइंग एजेंट जो पहले आपसे खरीदेगा और फिर आगे बेचेगा, उस एजेंट को बोलते हैं बाइंग एजेंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट, देखिए अब एजेंट दे रहा है गुड्स आपको, टू हिज प्रिंसिपल, अपने मालिक को सप्लाई कर रहा है एजेंट विदाउट कंसेशन, फ्री में। वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव गुड्स, जब वो रिसीव करेगा गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मालिक के बिहाफ पर, इज कंसिडर सप्लाई। तो ये सेलिंग एजेंट हुआ, ये खुद पहले किसी से खरीदेगा और फिर आपको सामान सप्लाई करेगा, तो ऐसे एजेंट को बोलते हैं सेलिंग एजेंट। पॉइंट विच मेरिट कंसिडरेशन दिस रिगार्ड आर एस फॉलो, आपको कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं यहाँ पर? ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड है। ओनली गुड्स की बात है, अगर प्रिंसिपल एजेंट आपस में गुड्स का एक्सचेंज करते हैं फ्री में भी तो जीएसटी देना होगा, अगर कोई सर्विस एक्सचेंज हो रही है तो जीएसटी नहीं देना होगा। इसे कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से इसे भी, जैसे मिस्टर एक्स एजेंट हैं सोनी कंपनी के, सोनी इंडिया लिमिटेड, इन्होंने डीलरशिप ले रखी है, एजेंट है, एक्सक्लूसिवली अपने शोरूम पे सोनी के टीवी बेचते हैं और अपने नाम से कस्टमर को बिल बना के देते हैं, तो ये एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, राइट। अपने नाम से बिल बना के दे रहे हैं कस्टमर को। अब इनकी जो शोरूम में क्या हुआ, एसी ख़राब हो गया है, 4 एसी लगे हुए इनके शोरूम में, चारों ख़राब हो गए, गर्मी का मौसम आ रहा है और सोनी कंपनी चाहती कि उनके एसी टीवी बिकें, तो इसने मिस्टर एक्स ने अब ऐसे फ़ोन किया एक दिन सोनी के पर्सन ने, जो सोनी के ऑथराइज पर्सन है जो इन्हें गुड सप्लाई करते हैं, तो एक्स बोला कि अभी शोरूम में प्रॉब्लम आ गई है, अभी एसी हम ठीक कराएंगे, तभी हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपसे लेंगे, अभी हमारे शोरूम में एसी काम नहीं कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन बाद हम ऑर्डर देंगे। तो जब ये सोनी के पर्सन को पता चला, उसने बोला अरे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मिस्टर वाई ये काम करता है, हमारे यहाँ तो परमानेंट जॉब है मिस्टर वाई की, एक टेक्निकल पर्सन अपने हायर ही कर रखा है, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी कंपनी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पैसा दे सकते हैं ना, फुल टाइम जॉब पे रख सकते हैं, तो हमने एक मिस्टर वाई को हायर ही कर रखा है, इसका काम ही है कि पूरी कंपनी में जो एसी वेसी ख़राब हो जाए ये ठीक करेगा। तो ऐसा करते हैं, हम ही भेज देते हैं इस आदमी को, ये आज ही ठीक कर देगा, तुम ऑर्डर डिले मत करो, ताकि सब सेल होगी तो फ़ायदा होगा दोनों को। तो सोनी कंपनी ने अपना आदमी मिस्टर एक्स के यहाँ भेजा, मिस्टर वाई टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन, ये सारे एसी ठीक कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी ने भेजा, क्योंकि इस कंपनी चाहती कि इसके प्रोडक्ट बिके, इसे जल्दी एसी ठीक कराने होंगे शोरूम पे, तो कंपनी ने कोई चार्ज नहीं लिया, यहाँ पर फ्री में ठीक करा दी एसी। अगर मिस्टर एक्स बाहर से कोई कंपनी का बुलाते, बंदा टेक्नीशियन बुलाते, तो वो चारों एसी ठीक करने के 20,000 रुपीज़ लेता सपोज़, पर अब तो फ्री में हो गया काम, क्योंकि सोनी कंपनी ने अपना ही आदमी भेज दिया, ठीक है, और आप एजेंट भी हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है यहाँ पर, और फ्री में दी जा रही है कोई सर्विस प्रिंसिपल की तरफ से या एजेंट की तरफ से, तो क्या यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा? नहीं चार्ज होगा, क्योंकि ये सर्विस है, कोई गुड्स थोड़ी बेच रहे हैं,
हाँ, जो सोनी टीवी कैमरे भेजेगी इसके शोरूम पे उस पर तो लगेगा जीएसटी, वो तो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे। पर ये तो सर्विस दी है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेचा है अपना, तो इससे जीएसटी वाले ने बोला कि ये रूल केवल गुड्स पे अप्लाई होगा अगर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है और आपस में एक दूसरे को आप गुड्स सप्लाई करते हैं, भले ही फ्री में सप्लाई करते हैं तो उस पर जीएसटी देना होगा। पर अगर आपस में आप सर्विस सप्लाई करते हैं एक दूसरे को तो सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, पैसे लेंगे तो लगेगा। सपोज सोनी कंपनी 20,000 रुपये चार्ज करती तो जीएसटी लगता है सर्विस पे, पर यहाँ पे वो कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही है तो सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये लिखा हुआ है ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड होगा इसमें, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इज कवर्ड हियर। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसेशन इज ऑल्सो सप्लाई। विदाउट कंसेशन शेड्यूल 1 पढ़ी हम इस बात पे रहे कि फ्री में भी आप एक दूसरे को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 10 तो समरी क्या हुई, देयरफॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है एंड वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, या एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है तो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, वाइस वर्सा अपोजिट या एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है। वुड रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी प्रेजेंट सो एज टू कंसिडर एज सप्लाई, मतलब उसमें एक पैसा होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, पर नहीं है, पैसा नहीं ले रहा, फ्री में दे रहे हैं, इससे से सप्लाई माना जाएगा और इसलिए जीएसटी लिया जाएगा। यानी प्रिंसिपल एजेंट को जीएसटी में सेपरेट माना जाता है। अगर आप पैसा नहीं ले रहे हैं, वैसे पैसा लेना चाहिए, वुड लिखा होना चाहिए, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आप पैसा नहीं भी चार्ज कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को गुड सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी देना होगा। हाँ, सर्विस दे रहे हैं फ्री में तो नहीं लगेगा जीएसटी, ये रूल केवल गुड्स पे ही अप्लाई होगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, ये चेक करने के लिए वेदर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3, ये देखने के लिए कि जो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन है, एम्बिट मतलब दायरे, पैरा 3 के दायरे में आती है या नहीं आती, एज डिस्कस अबव और नॉट। द डिसाइडिंग फैक्टर इज, तो ये कैसे पता चलेगा, वेदर द इनवॉइस, इनवॉइस यानी बिल फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग इशूड बाय एजेंट और नोट, कि जो बिल इशू कर रहा है एजेंट वो अपने नाम से दे रहा है या कंपनी के यानी प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है। अभी पढ़ा दिया कि वो अपने नाम से बिल देगा तभी वो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल होगा। अगर वो कंपनी के नाम से बिल देगा यानी उसी प्रिंसिपल के नाम से बिल इशू करेगा तो माना जाएगा वो एजेंट नहीं है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द क्रूशियल पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है, इज वेदर और नॉट द एजेंट हैज़ द ऑथोरिटी, क्या एजेंट के पास इतनी पावर है टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के, और प्रिंसिपल के बिहाफ पर कस्टमर को टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, ऑनर बना सकता है। वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम, देखिए वो अपने नाम से ही दे रहा है बिल, तब तो माना जाएगा एजेंट। देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स, प्रोविजन मतलब सप्लाई करना, देना, गुड्स को देना, फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल, कवर्ड होगा अंडर फोल्ड विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3, यानी पैरा 3 के दायरे में आएगा। यानी ये पैरा ये कहना चाह रहा है कि अगर एजेंट अपने नाम से बिल इशू करता है तो यहाँ पर माना जाएगा वो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है और यहाँ पर जीएसटी लगेगा। इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर बी इशूड इन द एजेंट नेम, क्योंकि एजेंट के नाम से बिल दिया जा रहा है। However, अगर where the invoice is issued by agent to the customer in the name of principal, अगर आप मालिक के नाम से बिल दे रहे हैं, अपने नाम से बिल दे ही नहीं रहे तो फिर आप एजेंट नहीं है ना, फिर तो मालिक नहीं, ऑफिस खोला है, वो ब्रांच है, कोई शोरूम है उसका खुद का। सच एजेंट शैल नॉट फॉल, फिर वो नहीं माना जाएगा, विद इन एम्बिट ऑफ पैरा 3 में कवर्ड नहीं होगा। सिमिलरली वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय एजेंट, प्रोक्योर मतलब खरीद के आना, लेके आना, जब एजेंट सामान लेके आता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल के नाम से, आर इन्वॉल्व इन द नेम ऑफ एजेंट, उसमें एजेंट का ही नाम है उस बिल में, ठीक है, एजेंट अपने नाम से बिल बनवा रहा है। देन फर्दर प्रोविजन ऑफ सेट सप्लाई बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, पहले वो खुद खरीद रहा है फिर आपको दे रहा है सामान, बताया था सेलिंग एजेंट भी कवर्ड होगा, पहले वो खुद खरीद के ला रहा है आपके बिहाफ पे किसी सामान पर, बिल अपने नाम से बनवा रहा है और फिर वो आपको बेच रहा है। सेट गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल वुड बी कवर्ड बाय पैरा 3 में ही कवर्ड होगा। गुड्स प्रोक्योर्ड मतलब लेके आना, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप खरीद के आते हैं पहले, और इनवॉइस इन द एजेंट नेम, एजेंट अपने नाम से बिल बनवा रहा है तो वो एजेंट की डेफिनेशन में कवर्ड होगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर अपने नाम से बिल बनवा रहा है तब तो एजेंट की डेफिनेशन में आ ही जाएगा, और एजेंट प्रिंसिपल अगर आपस में भी एक दूसरे को फ्री में भी कोई गुड्स सप्लाई करेंगे तो उन्हें जीएसटी देना होगा। वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ, ठीक है, और लिखा है वेदर ही विल बी इन एजेंट, माना जाएगा नहीं माना जाएगा। अगर बिल आप जो दे रहे हैं, एजेंट जो बिल दे रहा है कस्टमर को प्रिंसिपल के नाम से दे रहा है, मालिक के नाम से दे रहा है, तो फिर नहीं माना जाएगा एजेंट, सिंपल। और अगर एजेंट अपने नाम से बिल दे रहा है कस्टमर को तो माना जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए
अमूल अपॉइंट भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अमूल ने भोलू को अपॉइंट किया कि भैया तुम गुड्स खरीद के लाओ मार्केट से मेरे बिहाफ पर। भोलू आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर, वो कई सप्लायर से मिला भोलू, हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर बाय अनमोल, जो अनमोल जो गुड्स चाहता है, जो वो सप्लायर वो गुड्स बेचते हैं उनसे वो मिला। एंड आज द सप्लायर गोलू, और गोलू एक सप्लायर है, उससे उसने बोला टू सेंड द गुड्स, कि गुड्स भेज दो अनमोल को, एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल, और बिल किसको भेज दो, सीधे अनमोल को भेज दो। यानी बिल किसके नाम से बन रहा है यहाँ पर, अनमोल के नाम से बन रहा है, राइट। अगर भोलू ऐसा करता कि गोलू से पहले अपने नाम से बिल बनवाता और फिर बाद में अनमोल को भेजता गुड्स, तो वो एजेंट की डेफिनेशन में कवर्ड होता है। यहाँ पे वो एजेंट माना ही नहीं जाएगा अनमोल का, क्योंकि वो अनमोल के नाम से बिल बनवा रहा है, अपने नाम से बिल नहीं बनवा रहा, तो ये माना जाएगा अनमोल का ही आदमी है भोलू, इनके बीच सेपरेट रिलेशन नहीं है। इन दिस स्कैनेरियो, इस परिस्थिति में भोलू इज ओनली एक्टिंग एज द प्रोक्योरमेंट एजेंट, वो एक तरह से मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, प्रोक्योरमेंट एजेंट बन रहा है। एंड हैज़ इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई, वो इन्वॉल्व नहीं है सप्लाई में और रिसिट ऑफ गुड्स में। हैंस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, भोलू इज नॉट एन एजेंट, नहीं माना जाएगा अनमोल का फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिल अनमोल के नाम से इशू हो रहा है। मनी बैंक, अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट मंदार ऑक्शनियर, ऑक्शनियर मतलब जो नीलामी करता है। बैंक कई बार आप टाइम पे नहीं पैसे देते हैं कोई भी पर्सन, तो बाइक वगैरह जब्त कर लेता है, आपके मकान जब्त कर लेता है, ठीक है। तो जो ऑक्शनियर होता है वो बैंक मकान बेचने में मदद करता है, बाइक्स वगैरह बेचने में मदद करता है बैंक की, और फिर जो पैसा आता है उसमें कमीशन लेता है। ऑक्शनियर मतलब जो नीलामी करवाता है। टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स, अब नीलामी करवाना चाहता है बैंक अपने कुछ प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, इसलिए उसने मंदार को अपॉइंट किया ऑक्शन नीलामी करता को। द ऑक्शनियर अरेंज फॉर द ऑक्शन, वो नीलामी करवाएगा। एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर, बिडर मतलब कस्टमर जो बिड लगाएंगे, बोली लगाएंगे, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उस कस्टमर को सामान बेचेगा। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर बाय मनी बैंक, जो सबसे ज़्यादा बोली जिसने लगाई उस कस्टमर को सामान बेच दिया बैंक ने। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय मनी बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर, और जो बिल दिया बैंक ने दिया। देखिए यहाँ पे बैंक दे रहा है प्रिंसिपल, यानी जो एजेंट है वो अपने नाम से तो बिल दे ही नहीं रहा, यहाँ पे बैंक खुद डायरेक्टली बिल इशू कर रहा है, तो ये एजेंट नहीं माना जाएगा मंदार। इन दिस स्कैनेरियो, इस परिस्थिति में द ऑक्शनियर जो नीलामी करता है मंदार इज मेयरली प्रोवाइडिंग द ऑक्शनरिंग सर्विसेज, वो केवल ऑक्शनरिंग सर्विस नीलामी की सर्विस दे रहा है, विथ नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, उसका कोई रोल नहीं है गुड्स को सप्लाई करने में, वो मदद कर रहा है बैंक की, बस आइडेंटिफाई कर रहा है, ढूंढ के ला रहा है, बीच में कमीशन ले रहा है। इवन इन दिस स्कैनेरियो मंदार इज नॉट एन एजेंट और मनी बैंक का एजेंट नहीं माना जाएगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट गंभीर ऑक्शनियर, ठीक है। गौतम एक आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, गंभीर को अपॉइंट करते, नीलामी करता, जो उनकी पेंटिंग्स को नीलाम करवाएंगे, टू ऑक्शन नीलाम करवाएंगे हिज पेंटिंग्स। गंभीर अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर, गंभीर आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से लोग बिडर हैं जो खरीदेंगे, पोटेंशियल मतलब जो खरीद सकते हैं पेंटिंग्स, वुड बी बायर। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उससे पेंटिंग बेची जाएगी। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय गंभीर, गंभीर बिल देगा। देखिए बिल कौन दे रहा है, गंभीर दे रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम बट इन हिज ओन नेम, देखिए मैंने अंडर का ओन नेम मतलब अपने नाम से बिल दे रहा है, तो इस बार एजेंट माना जाएगा। गंभीर अपने नाम से बिल बना के दे रहा है कस्टमर को। एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। इन दिस स्कैनेरियो, इस परिस्थिति में गंभीर इज नॉट मेरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनिंग सर्विस, वो ना केवल ऑक्शनिंग सर्विसेज दे रहा है, नीलामी कर रहा है, बट इज ऑल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग, पर वो सामान भी बेच रहा है क्योंकि वो बिल अपने नाम से दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गौतम टू द बिडर। एंड हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल, उसके पास इतनी पावर है कि वो गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है ऑफ द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम। दिस स्कैनेरियो इज कवर्ड अंडर पैरा 3, ये पैरा 3 में कवर्ड होगा शेड्यूल 1। क्यों कवर्ड होगा, क्योंकि वो अपने नाम से बिल दे रहा है। अगर वो गौतम के नाम से बिल देता तो गौतम गंभीर में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन नहीं माना जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, मतलब क्लियरिंग फॉरवर्डिंग जो कस्टम से सामान छुड़वाते हैं, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं जो आपसे कमीशन लेके आपके सामान को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, और कमीशन एजेंट भी बोल सकते हैं आप। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट या कमीशन एजेंट टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल, पहले वो आपसे आपका सामान ले लेंगे अपने अंडर में,
एंड इशू द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, अपने नाम से बिल बना के दे रहे हैं देखिए कस्टमर को, तब तो एजेंट माने ही जाएंगे। इन सच केस द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और कमीशन एजेंट बोल लें इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 अप्लाई होगा शेड्यूल 1 का। द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ प्रिंसिपल इज मटेरियल, मालिक का नाम बता रहे हैं नहीं बता रहे उससे मतलब नहीं ना, बिल में आप अपने नाम से बिल इशू कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना होगा, ठीक है। भले बिल में वो लिख रहे हैं किसका सामान वो आपको दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे, पर अगर आप अपने नाम से बिल दे रहे हैं, कमीशन एजेंट अपने नाम से बिल दे रहा है तो एजेंट की डेफिनेशन में कवर्ड होगा। मालिक का नाम बता रहे हैं बिल में नहीं बता रहे वो इमटेरियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो प्रोडक्ट देख के कस्टमर खुद ही समझ जाता है कि वो एलजी का प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो सोनी का खरीद रहा है या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कोई डिस्क्रिप्शन तो लिखते हैं ना बिल बनाते टाइम, उसमें लिखा जाता है क्या प्रोडक्ट बेचा, उसकी वैल्यू क्या है, मॉडल नंबर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। Ravi sells agriculture produce by utilizing the services of Kavi, who is a commission agent as per the agriculture produce marketing committee of the state। देखिए किसान जो होते हैं, एक मंडी बनी होती है, आप हिंदी में बोलते हैं, वो जगह जहाँ पे अनाज बेचा जाता है, तो किसान क्या करता है, एक मीडिएटर की मदद लेता है। रवि एक किसान है, वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट है, सब्जियां, अनाज, दाल, व्हाटएवर, एक कवि को अपॉइंट करता है और कवि कमीशन एजेंट है जो किसान की आगे अनाज बेचेगा कस्टमर को ढूंढ के। कवि आइडेंटिफाई द बायर, कवि बायर को पहचानेगा एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ रवि, और आपके बिहाफ पे वो आपकी फसल बिकवाएगा, फॉर विच ही चार्ज अ कमीशन फ्रॉम रवि, और वो आपसे रवि से कमीशन है, फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो आड़तिया बोलते हैं हिंदी में, आड़तिया, मीडिएटर, ठीक है, एजेंट, और वो कमीशन लेगा। As per the APMC, APMC से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, द कमीशन एजेंट इज अ पर्सन, कमीशन एजेंट वो व्यक्ति होता है वो बाय जो खरीदता है और सेल बेचता है, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अपने मालिक के बिहाफ पे खरीदता बेचता है, और फैसिलिटेट बाइंग, या आपको फैसिलिटी देता है, सुविधा देता है खरीदने की, बेचने की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, अपने मालिक के बिहाफ पर, एंड रिसीव बाय वे ऑफ रेमरेशन, उसे अपना प्रतिफल मिलता है, काम के बदले रेमरेशन मिलता है, कमीशन हो सकता है, और अ परसेंटेज अमाउंट द अमाउंट इन्वॉल्व सच ट्रांजेक्शन, या एक फिक्स परसेंट से उसे कमीशन दिया जाता है। थैंक यू बोले इस लाइन को, आपको पता ही था, आपको पता है, तो वही डेफिनेशन दे रखी है। एजेंट कैसे बोलते हैं, एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बिहाफ पे गुड्स खरीदता है या बेचता है, या दूसरे लोगों को मौका देता है आपका गुड्स खरीदने और बेचने में सुविधा देता है, और इसके बदले वो आपसे फिक्स परसेंट से कमीशन चार्ज करता है। इन केसेस, इस परिस्थिति में द इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू द बायर, कवि खुद अपने नाम से बिल दे रहा है बायर को, फार्मर के नाम से नहीं दे रहा, देन ही इज एन एजेंट, वो एजेंट माना जाएगा क्योंकि अपने नाम से बिल दे रहा है अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। However, in cases where the invoice is issued directly by Ravi, अगर फार्मर खुद बिल देता कस्टमर को सीधे, कमीशन एजेंट कवि नहीं देता, तो कवि के नहीं, डज नॉट फॉल, फिर वो कैटेगरी में कवर्ड नहीं होता, शेड्यूल 1 में पैरा 3 में कवर्ड नहीं होता। अगर रवि अपने नाम से बिल देता, फार्मर अपने नाम से बिल देता सीधे कस्टमर को, तब वो कवर्ड नहीं होता, रवि फिर कवि एजेंट नहीं माना जाता, राइट। अपने नाम से बिल दे रहा है कवि, इसलिए वो एजेंट की डेफिनेशन में फॉल होगा। पर अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पशन लिस्ट आएगी कि अगर कोई आप किसान की मदद करते हैं, आप किसी फार्मर की मदद करते हैं, आप फार्मर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचते हैं कमीशन बेसिस पे, तो वहाँ जीएसटी माफ़ कर रखा है जीएसटी वालों ने, क्योंकि फिर फसल और महंगी हो जाएगी ना, एक तो कमीशन दे रहे हो, फिर उस पर जीएसटी लगाओगे तो किसान के लिए बहुत महंगा हो जाएगा फसल बेचना। तो जीएसटी वालों ने एग्जेम्पशन दे रखी है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं कमीशन बेसिस पर, तो कमीशन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो कमीशन इनकम है ना, कभी तो सर्विस दे रहा है, कमीशन ले रहा है, तो कमीशन पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। जैसे शेयर ब्रोकर होगा, एजेंट होगा, ये सब कमीशन पे तो काम करते हैं। तो आप पढ़ चुके, कमीशन जीएसटी के दायरे में आता है। आप कंसेशन दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले कंसेशन चार्ज कर रहे हैं कमीशन के नाम से, तो कमीशन पे तो जीएसटी देना होगा। पर अभी आप आगे पढ़ेंगे, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर कोई कमीशन आपको मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। इसमें नीचे लिखा हुआ अभी आपकी बुक में एक लाइन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये बात ध्यान में देने की है, दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट, अगर कमीशन एजेंट कोई सर्विस देता है फॉर सेल यानी बिकवाने के लिए और परचेज खरीदने के लिए ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर जीएसटी, ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब इस पर कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा, जीएसटी माफ़ कर दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन है तो एजेंट प्रिंसिपल आपस में भी एक दूसरे को गुड्स सप्लाई करेंगे, गुड सर्विस देंगे, तब तो नहीं लगेगा जीएसटी फ्री में।
अगर फ्री में एक दूसरे को सर्विस देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, पैसे दे के देंगे तब तो लगेगा ही लगेगा। ये बात हो रही है फ्री में। अगर आप आपस में कोई फ्री में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तब तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर आप फ्री में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है या प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है गुड्स, भले फ्री में दे रहा है, वो शेड्यूल 1 में पैरा 3 में कवर्ड होगा। और यहाँ पे एक दूसरे को फ्री में देने पे भी क्या चार्ज किया जाएगा, जीएसटी चार्ज किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको एजेंट प्रिंसिपल का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।